नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट में पीड़ित लोगों की मदद करने वाले लगातार मोदी सरकार के निशाने पर आ रहे हैं। पप्पू यादव और दिलीप पांडे के बाद आज इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। आज उनसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। पूछताछ को लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि वे जानना चाहते थे कि हम लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं। हमने उनके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बता दें कि इन लोगों पर आरोप लगाया गया है कि ये जनता को अवैध रूप से दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। इसके साथ ही उन्होंने #IStandWithIYC लिखा है, यानी मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि ऐसे घृणित बदले की कार्रवाई से ना हम डरेंगे, ना हमारा जज्बा टूटेगा। सेवा का संकल्प और दृढ़ होगा। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का सिलसिला जैसे तैसे दिल्ली, लखनऊ में थमा, तो अब गोवा में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोहराम मचा हुआ है और बीते 4 दिनों में 74 मरीजों की मौत ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण हो चुकी है। शुक्रवार सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच 13 मरीजों की मौत हुई। इन मौतों के पीछे कारण भी ऑक्सीजन स्तर का गिरना बताया गया। जबकि 11 मई की सुबह 26 लोगों की मौत हुई थी और 12 मई को 20 लोगों की। गुरुवार को 15 लोगों की मौत हुई थी। इन लोगों की मौत के पीछे भी यही कारण दिया गया था। बता दें, गोवा सिर्फ 16 लाख की आबादी वाला राज्य है, तब भी वहां की सरकार हालात को संभालने में फेल साबित हो रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने आया है कि गुजरात सरकार बड़ी संख्या में मर रहे लोगों के आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेथ सर्टिफिकेट के डेटा खंगालने पर चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसमें पता चला है कि राज्य के 33 जिलों और 8 निगमों द्वारा सिर्फ 71 दिनों में ही 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4,218 ही बताई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि सिर्फ 71 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत कैसे हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसान परिवारों को इस योजना की 8वीं किस्त जारी की। इसके तहत 19,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। पीएम मोदी ने इस दौरान देश भर के कई राज्यों के किसानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहयोग जारी करते हुए किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस में मर रहे लोगों को लेकर ये भी कहा कि हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने झेला है, अनेकों लोग जिस दर से गुजर रहे हैं, वह भी उतना ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने दुश्मन अदृश्य है और बहरूपिया भी है। देश के प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूँ। छवि गढ़ने से अधिक भी जिंदगी में बहुत कुछ है कहने वाले अनुपम खेर ने अब कहा है कि गलती उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। कहा जा रहा है कि अनुपम खेर ने यह बयान अपने पिछले बयान के डैमेज कंट्रोल के लिए ट्वीट किया है। बता दें, एनडीटीवी से बात करते हुए अनुपम खेर ने माना था कि सरकार से कुछ गलतियां हुई हैं, उसकी आलोचना करना महत्वपूर्ण है। खेर ने कहा था कि गंगा में तैरती लाशों को देखकर कोई अमानवीय व्यक्ति पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अब इनको ये समझने की जरूरत है कि छवि गढ़ने से अधिक भी जिंदगी में बहुत कुछ है। कोरोना से यूपी के गांवों की भी हालत बेहद खराब है, जिसके कारण हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर और उन्नाव में यमुना और गंगा में बहती लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। उन्नाव में गंगा घाट पर हर रोज दर्जनों लाशों को चिता तक नसीब नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें रेत में दफन किया जा रहा है। गुरुवार को चंदौली में आधा दर्जन शव तैरते हुए मिले। कानपुर जिले के घाटमपुर फतेहपुर रोड पर परास गांव में बीते 20 दिनों में 40 मौतों से दहशत का माहौल है। तमाम गांव में बीमारी के खौफ से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि इतनी लाशें अंतिम संस्कार के लिए आ रही हैं कि जलाने के लिए लकड़ी मिलना मुश्किल है और दाम बहुत बढ़ गए हैं। इसके चलते भी लोग शवों को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद के 2 गांव में पिछले 15 दिनों में 38 लोगों की जान गई है। आज तक के अनुसार मरने वाले लोगों को कोरोना जैसे लक्षण थे, जिसके कारण अब लोगों में डर है और दहशत का माहौल भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग गांव में कुछ नहीं कर रहा है।
बता दें, सहारनपुर जिले के देवबंद से 8 किलोमीटर दूर अंबेहटा शेखा गांव में पिछले 15 दिनों में 20 लोगों की मौत हुई, तो दूसरे गांव रणखंडी में भी पिछले 10 से 15 दिनों में कोरोना जैसे लक्षणों से 18 लोगों की जान जा चुकी है। रूस से आयातित कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक खुराक 995.40 रुपए में मिलेगी। स्पुतनिक वैक्सीन से करार करने वाली भारतीय कंपनी ने शुक्रवार को ये घोषणा की। इसने कहा कि 948 रुपए इसकी कीमत होगी और इस पर 5% GST लगेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि इसकी कीमत और कम हो सकती है जब इसे स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन भारत में शुरू होगा। इसके साथ ही शुक्रवार को ही स्पुतनिक वी की पहली वैक्सीन भारत के हैदराबाद में लगाई गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि पहली खुराक को अभियान शुरू करने के तौर पर लगाया गया है। देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर महीने तक भारत में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगी। इस घोषणा से देश के लिए एक बड़ी उम्मीद जागी है। ये घोषणा सरकार के एक बड़े सलाहकार ने की है। नीति आयोग के सदस्य और सरकार के सलाहकार वीके पॉल ने पत्रकारों से कहा कि भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए 5 महीनों में 2 बिलियन खुराक यानी 216 करोड़ देश में बनाई जाएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला जेल में शुक्रवार को 2 खतरनाक गैंगस्टरों की आपसी लड़ाई में 3 लोग मारे गए। जेल के भीतर खतरनाक असलहों से गोलियां चली और घंटों अपराधी खुलेआम घूम घूम कर प्रशासन को चुनौती देते रहे। गोलीबारी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश मुकामी काला और माफिया मुख्तार अंसारी का खास वाराणसी का मेराज अली मारा गया है, जबकि इन दोनों की हत्या करने वाले सीतापुर के हिस्ट्री शीटर अंशुल दीक्षित को जेल पुलिस ने मार गिराया। शामली जिले का रहने वाला मुकीम काला NIA अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का मुख्य आरोपी था। हाल ही में संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद KP शर्मा ओली ने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसा विपक्षी पार्टियों द्वारा बहुमत साबित करने में विफल होने के बाद किया गया है। इसके बाद अब अगले 30 दिनों में PM ओली को संसद में विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो प्रधानमंत्री यानी कि वो राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिसके बाद अगले 6 महीने में चुनाव कराने होंगे। शुरू से ही टीकाकरण पर जोर देने वाले अमेरिका ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि जो लोग पूरी तरह से कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, अब उनको खुले या बंद अधिकांश जगहों पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, वो बिना मास्क के रह सकते हैं। इस नए दिशा निर्देश की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ऑफिस में अन्य सांसदों के साथ अपना मास्क उतार दिया। इजरायल ने शुक्रवार को भी गजा पट्टी में अब तोपों से और अधिक हमले किए हैं। इसके अलावा उग्रवादी संगठन हमास ने भी इजरायल पर रॉकेट दागे हैं। इजरायली सैन्य मामलों के संवाददाता ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने जमीन से घुसकर आक्रमण नहीं किया, सैनिक इजरायल की सीमा के भीतर से ही गोले बरसा रहे थे। जानकारी के अनुसार अभी तक इजरायल के हवाई हमलों में गाजा में 109 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 29 बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवार को ही 52 फलस्तीनी लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 7 इजरायली लोगों की भी जान गई है। बीती रात इजरायल पर लेबनान की ओर से भी रॉकेट दागे गए, जिससे इजरायल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की ओर से रॉकेट दागे जाने की पुष्टि की। इजरायल ने कहा कि लेबनान की ओर से 3 रॉकेट दागे गए, हालांकि इनसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं इजरायल ने गाजा पट्टी की सीमा पर संभावित जमीनी आक्रमण के लिए 9000 सैनिकों को तैयार करने को कहा है, जिसके बाद ये लड़ाई और बड़ा रूप लेते हुए दिख रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को 6.5 करोड़ यूरोपियन मुस्लिमों से अपील की कि वो इजरायल के फलस्तीनियों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर फलस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की और पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में 57 मुस्लिम देशों के बीच सहमति बनाएंगे और इस मुद्दे पर बैठक भी बुलाएंगे। बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन कॉल कर इस मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने की बात कही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।